वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुरू करने जा रहे हैं एक नया अध्याय, नया चैप्टर, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण को बोलते हैं कंट्रोल और समन्वय को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। हमारे चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, पिछले अध्याय में हमने बहुत सारे लाइफ प्रोसेस पढ़े थे, जैव प्रक्रम पढ़े थे, और उन जैव प्रक्रमों के अध्ययन के दौरान हमने पढ़ा था पाचन तंत्र को, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को, परिवहन तंत्र को, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और उत्सर्जन तंत्र को, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि ये जो विभिन्न तरह के सिस्टम्स हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो श्वसन तंत्र हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो उत्सर्जन तंत्र हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, ये सारे सिस्टम किसी न किसी माध्यम से कंट्रोल होते हैं, नियंत्रित होते हैं और कोऑर्डिनेट होते हैं, समन्वित होते हैं। अब इनको समन्वित कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रित और समन्वित कौन करता है, इस बात का अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे मानव के तंत्रिका तंत्र का, यानी नर्वस सिस्टम का, और अंतःस्रावी तंत्र का, यानी एंडोक्राइन सिस्टम, और इसके बाद में अध्ययन करेंगे हम पादपों में, यानी पौधों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम तंत्रिका तंत्र से, यानी नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम पर बात करने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय, इसका अर्थ क्या होता है, नियंत्रण का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, और समन्वय का यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, यहाँ पर दो चित्र दिए गए। ये पहला जो चित्र है, इसके अंदर
कोई क्रिकेटर है, कोई बैट्समैन है और ये एक बॉल को हिट करना चाहता है, तो इसके दिमाग में दो तरह के प्रोसेस चल रहे होंगे। पहली चीज कि क्या इस बॉल को हिट करना है या नहीं करना है, इस बात का डिसीजन, इस बात को डिसाइड कौन करेगा कि बॉल को मारना है कि नहीं मारना है, तो ये बात डिसाइड करता है हमारा दिमाग। ठीक है, अब डिसाइड तो हो गया कि बॉल को मारना है। अब मारने के बाद में मारना कैसे है, सवाल उठता है मारना कैसे है। तो इसके लिए पूरे शरीर को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, शरीर के विभिन्न भागों को और उसमें मौजूद जो पेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनको समन्वित करना पड़ेगा, यानी सबको अलग अलग तरह से एक विशेष तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, इस तरह से समायोजित करना पड़ेगा कि हमारा शरीर इस बॉल को मारने में सक्षम हो। ठीक है, तो निर्णय लेने की जो इस प्रक्रिया थी, इसमें इस बैट्समैन ने, इस क्रिकेटर ने ये सोचा कि इस बॉल को मारना है या नहीं मारना है, इसको तो हम कहते हैं कंट्रोल या नियंत्रण। ठीक है, और डिसीजन होने के बाद में जो इसके दिमाग ने अपने शरीर के विभिन्न भागों को जो आदेश दिया एक विशेष प्रकार से अपने आप को तैयार करने के लिए, उस आदेश को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। ठीक है, ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसी तरह से दूसरा चित्र हम देख रहे हैं। इस चित्र में एक आदमी को दिखाया गया है और ये आदमी क्या कर रहा है, एक दुकान के अंदर खड़ा हुआ है और तरह तरह की जो चीज़ें हैं उनको देख रहा है और उनमें से कुछ जो चीज़ें इसको चाहिए उनको सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या हो रहा है, देखिए प्रोसेस ये है कि सबसे पहले ये किसी चीज़ को देखता है, कोई चीज़ देखी, इसकी आंखों से देखी, इसके बाद में आंखों के जो ग्राही थे, रिसेप्टर्स थे, उन्होंने इस सूचना को भेजा कहाँ पर, उसके दिमाग में। दिमाग में उसके बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मेमोरी है, बहुत सारी सूचनाएं हैं उसके पास में, जिसमें ये भी सूचनाएं हैं कि उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन चीज़ें नहीं हैं, उसकी जेब में कितने पैसे हैं। तो इन सूचनाओं के आधार पर दिमाग ये डिसीजन लेता है कि क्या ये चीज़ उसे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये जो डिसीजन लेने की प्रक्रिया है, ये तो हो गया नियंत्रण या कंट्रोल। ठीक है, अब डिसीजन तो हो गया कि लेनी है, अब लेनी कैसी है या उठानी कैसे है इसको, इस बात का आदेश देता है दिमाग शरीर के विभिन्न भागों को, हाथ को, जो भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिन चीज़ों की भी इसमें उसको वस्तु को उठाने में आवश्यकता है, उन सभी चीज़ों को, उन सभी अंगों को दिमाग आदेश देता है। तो ये आदेश दे करके सभी अंगों को एक साथ एक विशेष तरीके से संचालित करने का जो ये तरीका है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन या समन्वय। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई बात समझ? ठीक है, अब बात करते हैं हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण तंत्र की, जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। यदि हम बात करें तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम की, तो मानव का, ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, संक्षिप्त में इसको हम लिख सकते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरे भाग को हम कह सकते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, अंग्रेजी में इसको हम कह सकते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम या PNS, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरियल
नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या आते हैं, इसके अंग कौन कौन से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के? वो है दो अंग। कौन से? एक तो है हमारा दिमाग, मस्तिष्क, दिमाग को हम बोलते हैं मस्तिष्क, मस्तिष्क। एक तो है हमारा मस्तिष्क, उसको हम बोलते हैं ब्रेन, और दूसरी है मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, SPINAL, स्पाइनल कॉर्ड, CORD, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो प्रमुख अंग हैं, एक तो हमारा मस्तिष्क या ब्रेन, और दूसरा है मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें परिधीय तंत्रिका तंत्र की, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का सबसे प्रमुख या सबसे प्रमुख जो अंग है या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो क्या है? वो है हकीकत में हमारा नर्वस सिस्टम। केंद्रीय परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? हमारी तंत्रिकाएं। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का यानी PNS का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? वो है हमारी तंत्रिकाएं, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं नर्व्स। क्या बोलते हैं? नर्व्स, NERVES, नर्व्स। केंद्रीय, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र की सबसे प्रमुख भाग कौन सा हुआ? तंत्रिकाएं या नर्व्स। ठीक है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम थोड़े विस्तार से चर्चा करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर आती है मुख्यतया तंत्रिकाएं यानी नर्व्स। और नर्व किसकी बनी होती हैं? ये तंत्रिकाएं किसकी बनी हुई होती हैं? न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स बोला जाता है। तंत्रिकाएं किसकी बनी होती हैं? नर्व्स। देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र का सबसे प्रमुख भाग है तंत्रिकाएं, 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 इसको बोलते हैं हम नर्व्स, NERVES, नर्व्स। और ये जो नर्व्स होती हैं, ये जो तंत्रिकाएं होती हैं, किसकी बनी हुई होती हैं? ये बनी होती हैं तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिकाओं, यानी नर्व सेल्स। तंत्रिका कोशिकाओं के नर्व सेल्स। और तंत्रिका कोशिकाएं या नर्व सेल्स जो होती हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, NEURON, न्यूरॉन, न्यूरॉन का तंत्रिका कोशिकाओं को हम कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का सबसे प्रमुख भाग है तंत्रिकाएं या नर्व्स। और नर्व्स जो बनी होती हैं वो होती हैं तंत्रिका कोशिकाओं की यानी नर्व सेल्स की। और तंत्रिका कोशिकाओं या नर्व सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे न्यूरॉन पे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर? हमारी ज्ञानेंद्रियों पर। ज्ञानेंद्रियों को हम बोलते हैं अंग्रेजी में सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स, SEN, सेंस ऑर्गन्स, ORGANS, ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स। अब थोड़ी चर्चा करेंगे हम ज्ञानेंद्रियों यानी सेंस ऑर्गन्स पर, और ग्राही, ग्राही
यानी रिसेप्टर्स पर, RECEPTOR, रिसेप्टर्स। ज्ञानेंद्रियों पे चर्चा करेंगे और ग्राहियों पे, रिसेप्टर्स पे चर्चा करेंगे, सेंस ऑर्गन्स पे और रिसेप्टर्स पे, ग्राहियों पे। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं ज्ञानेंद्रियों पर यानी सेंस ऑर्गन्स पर और ग्राहियों पर यानी रिसेप्टर्स पर। देखिए, मानव शरीर के अंदर 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन्स। मानव शरीर के अंदर 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी मानव शरीर के अंदर 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। ये 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? आंख यानी आई, नोज यानी नाक, स्किन यानी हमारी चमड़ी, त्वचा, ईयर यानी हमारे कान, टंग यानी हमारी जीभ। 5 सेंस ऑर्गन कौन से हुए हमारे? ज्ञानेंद्रियां कौन सी हुई? आंख, नाक, कान, जीभ और हमारी त्वचा। ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है सेंस ऑर्गन्स का? इनका काम होता है संवेदनाओं का पता लगाना। 5 प्रकार के जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इनका काम है संवेदनाओं का पता लगाना। किस प्रकार की संवेदनाओं का पता लगाना? अलग अलग प्रकार की संवेदनाओं का पता लगाना। जैसे आंख कौन सी संवेदना का पता लगाता है? लाइट का, प्रकाश का, क्योंकि प्रकाश कहां कहां। नाक कौन सी संवेदना का पता लगाता है? खुशबू का, गंध का। ठीक है। स्किन कौन संवेदना का पता लगाता है? ये ऊष्मा का पता लगाता है, हीट का। ठीक है। टंग यानी हमारी जीभ किसका पता लगाती है? स्वाद का पता लगाती है, रस का या स्वाद का, स्वाद। और हमारे कान कौन संवेदना का पता लगाते हैं? ध्वनि। ठीक है। तो मानव शरीर में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां या 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन्स होते हैं: आंख, नाक, त्वचा, जीभ और कान। ठीक है। और ये 5 प्रकार के जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इनके अंदर सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए, संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए ग्राही पाए जाते हैं। ग्राही यानी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ग्राही को बोलते हैं रिसेप्टर्स, RECEPTOR, रिसेप्टर्स। ग्राही या रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है। रिसेप्टर्स क्या है, ग्राही क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह है, जो कि हमारी ज्ञानेंद्रियों के अंदर मौजूद होते हैं। कोशिकाओं के समूह, ग्राही क्या है, रिसेप्टर क्या है? कोशिकाओं के समूह, जो कि कहां पर मौजूद रहते हैं? हमारे ज्ञानेंद्रियों में, हमारी सेंस ऑर्गन, और जो कि संवेदनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। वातावरण में कोई भी परिवर्तन आए, उसके प्रति संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। अंग्रेजी में बोलें तो रिसेप्टर्स आर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन्स which are sensitive to change in environment। ठीक है। रिसेप्टर्स या ग्राही क्या हुए? ग्राही या रिसेप्टर्स क्या है? ये कोशिकाओं के समूह है, जो कि हमारी ज्ञानेंद्रियों में पाए जाते हैं और जो कि संवेदनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, वातावरण में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है। अब रिसेप्टर अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे आंख के अंदर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स, PHOTO, फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है। नाक के अंदर जो रिसेप्टर पाए जा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं
ऑल फैक्ट्री, नोज के अंदर जो पाए जा रहे हैं, नाक के अंदर जो पाए जा रहे हैं, उन रिसेप्टर्स का नाम है ऑल फैक्ट्री, OLFACTORY, ऑल फैक्ट्री नाम है, ठीक है। ऑल फैक्ट्री जो हमारी त्वचा के अंदर, हमारी स्किन के अंदर जो रिसेप्टर पाए जा रहे हैं, जो कि हीट के प्रति संवेदनशील होते हैं, टच के प्रति संवेदनशील होते हैं, उन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? थर्मो, THERMO, थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स या थर्मोग्राही, ठीक है। और जो हमारी जीभ के अंदर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं, टंग में जो पाए जाते हैं, उसे कहते हैं हम गैस्ट्रेटरी, GUS, गैस टेटरी, TORY, गैस्ट्रेटरी, गैस्ट्रेटरी, ठीक है। ये हमारी जीभ में पाया जाता है गैस्ट्रेटरी, जो कि हमें स्वाद का बताते हैं, पता, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारे कान में पाए जाते हैं और ध्वनि के प्रति संवेदनशील होते हैं, उनको हम कहते हैं फोनो रिसेप्टर्स, फोनो, PHONO, फोनो रिसेप्टर्स। आई बात समझ में? रिसेप्टर्स क्या होता है, ग्राही क्या होते हैं? हमारी ज्ञानेंद्रियों में, हमारी सेंस ऑर्गन्स के अंदर पाए जाने वाले कोशिकाओं के समूह हैं, जो कि वातावरण में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिसेप्टर अलग अलग प्रकार की संवेदनाओं को, सूचनाओं को पिक करता है, उठाता है या कैच करता है, प्राप्त करता है, ठीक है। जैसे आंखों के जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, ये लाइट के प्रति संवेदनशील होते हैं, लाइट की सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से नाक की जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, ये गंध संबंधी रिसेप्टर हैं, और किसी प्रकार की गंध वातावरण में अगर आती है तो उस गंध को हमारे ब्रेन तक या हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार के स्किन के जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं, चमड़ी के, हमारी त्वचा के जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं, ये हीट संबंधी और स्पर्श संबंधी, एक तो हीट यानी ऊष्मा संबंधी, और एक तो ऊष्मा संबंधी और स्पर्श, स्पर्श संबंधी, टच संबंधी जो सूचनाएं होती हैं, उनको हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। इसी प्रकार गैस्ट्रेटरी जो रिसेप्टर्स हैं, जो कि हमारी जीभ पर पाए जाते हैं, ये स्वाद संबंधी सूचनाओं को हमारे दिमाग तक पहुंचाता है, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। इसी प्रकार से कान में पाए जाने वाले जो ध्वनि संबंधी रिसेप्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो जिनको कि हम कहते हैं फोनो रिसेप्टर्स, ये करते हैं कि ध्वनि संबंधी जो भी सूचनाएं हैं, ध्वनि संबंधी जो भी परिवर्तन वातावरण में हो रहे हैं, उनकी सूचनाओं को हमारे ब्रेन तक ले जाने के लिए पिक करते हैं, कैच करते हैं, ठीक है। संवेदनाओं को पिक करने का, उठाने का या पकड़ने का जो काम करते हैं, वो ये सारे ग्राही करते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है। इनका हमारे नियंत्रण और समन्वय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है रिसेप्टर्स का। हालांकि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर, या नियंत्रण और समन्वय जो टॉपिक है हमारा, उसके अंतर्गत जो मुख्यतया हमारा ब्रेन आता है, और उसके अंदर हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारा मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी में जो पाया जाता है, वो आती है। और इसके अलावा हमारे तंत्रिकाएं, नर्व्स होते हैं। 3 मुख्य पार्ट होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं और उन ज्ञानेंद्रियों में मौजूद जो रिसेप्टर्स हैं, वो भी नियंत्रण और समन्वय में एक प्रमुख, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अब हम बात करेंगे
तंत्रिका कोशिकाओं, नर्व सेल्स की, जिनको कि हम बोलते हैं न्यूरॉन। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि मानव का जो शरीर है या कोई भी जीव है, जंतु है, उसका जो शरीर है, उस पूरे शरीर के अंदर तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ रहता है। मानव के पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ रहता है, और ये जो तंत्रिकाएं हैं वो तंत्रिका कोशिकाओं की बनी हुई, एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती हैं। ये जो तंत्रिकाएं हैं, ये जो नर्व्स हैं, ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं, जिनको बोलते हैं हम तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल या न्यूरॉन। अगर हम बात करें तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में विचार आता है कि न्यूरॉन आखिर दिखता कैसा है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आखिर कैसा होता है। देखिए, स्ट्रक्चर पे हम बात कर रहे हैं। ये जो चित्र दिखाया गया है, इसमें एक न्यूरॉन का, किसी एक तंत्रिका कोशिका का के विभिन्न अंगों को दिखाया गया है, का वर्णन किया गया है। तंत्रिका कोशिका जो होती हैं, जो नर्व सेल होती हैं या जो न्यूरॉन होता है, इसकी जो संरचना होती है वो आम जो सेल होती है, सामान्य जो सेल होती है, उससे थोड़ी अलग होती है। क्या अलग होता है, हम बताते हैं। देखिए, जैसे किसी आम कोशिका के अंदर, किसी सामान्य कोशिका के अंदर, सामान्य सेल के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं, वैसे ही जो तंत्रिका कोशिका होती है, नर्व सेल होती है, उसके अंदर भी ये सारा हिस्सा, जो बीच वाला हिस्सा है, सेम उसी तरह के सभी पार्ट्स होते हैं। जैसे नाभिक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जितनी भी तरह की चीजें किसी कोशिका के अंदर पाई जाती हैं, वो सारी की सारी चीजें तंत्रिका कोशिका में भी पाई जाती हैं। उसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है। अंतर क्या है, ये तो सामान्य कोशिका की तरह ही हो गई। अब अंतर क्या आ रहा है, देखिए, ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, नर्व सेल्स हैं या न्यूरॉन्स जो हैं, इसके अंदर किनारों पर ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये तंतु, कुछ तंतु से नजर आ रहे हैं आपको, आए, इनको हम बोलते हैं ध्रुमिका। हिंदी में बोलते हैं ध्रुमिका, और अंग्रेजी में बोलते हैं डेंड्राइट्स, DENDRITES, डेंड्राइट्स, ध्रुमिका या डेंड्राइट्स। तो ये जो चित्र के अंदर ये चारों तरफ नजर आ रहे हैं, ये सब डेंड्राइट्स हैं या ध्रुमिका है। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का पहला महत्वपूर्ण जो भाग है वो है ध्रुमिका या डेंड्राइट्स। ठीक है। 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं इसमें पहला महत्वपूर्ण भाग है ध्रुमिका या डेंड्राइट्स। दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है सेल बॉडी। इसको हिंदी में हम लिखना चाहें तो ये होगा कोशिका काय। सेल बॉडी या कोशिका काय। सेल बॉडी या कोशिका काय से हमारा मतलब है, जिस प्रकार की चीजें सामान्य कोशिका में पाई जाती हैं, वो सारी कोशिकाओं को, सारी चीजों को मिलाकर के हमने सेल बॉडी बोल दिया है, कोशिका काय बोल दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण भाग है कोशिका काय या सेल बॉडी। ठीक है। फिर इस सेल बॉडी से तंत्रिकाक्ष निकलते, ये जो मोटा हिस्सा नजर आ रहा है आपको पीले कलर में, ये क्या है, मोटा वाला हिस्सा है, जो यहां से और यहां तक का जो हिस्सा नजर आ रहा है, ये कहलाते हैं एक्सॉन। क्या कहलाते हैं, एक्सॉन। हिंदी में इसको बोलना चाहें तो ये हो गया तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन, AXON, एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष। ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण भाग कौन सा हो गया, एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष।
और चौथा जो हिस्सा है लास्ट में अंत में, ये जो नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग या तंत्रिकाक्ष का अंतिम भाग। तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा, अंतिम सिरा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग, एक्सॉन एंडिंग। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल या न्यूरॉन जो है, उसकी संरचना के अंदर 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहला महत्वपूर्ण भाग है द्रुमिका या डेंड्रॉइड्स। दूसरा महत्वपूर्ण भाग है सेल बॉडी, जिसके अंदर सामान्य सेल की तरह सभी चीजें आ जाती हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं हम कोशिका काय। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण भाग है तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सॉन, हिंदी में बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। ठीक है, और चौथा जो भाग अगर हम मानना चाहें तो वो है तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा, एक्सॉन एंडिंग, एक्सॉन एंडिंग। ये जो दिख रहे हैं चित्र के अंदर, ये वाले हिस्से, ये एक्सॉन एंडिंग से तंत्रिकाक्ष के अंतिम छोर है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी किसी भी तंत्रिका कोशिका का, नर्व सेल का या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। अब हम बात करेंगे कि तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल्स या न्यूरॉन जो हैं, ये कार्य कैसे करते हैं, संवेदनाओं का को किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, सूचनाओं को कैसे ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, यानी तंत्रिका कोशिकाओं की, नर्व सेल्स की या न्यूरॉन्स की कार्य प्रणाली आखिर किस प्रकार की होती है, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें तंत्रिका कोशिकाओं यानी नर्व सेल्स या न्यूरॉन की कार्य प्रणाली पर, तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल यानी न्यूरॉन जो है, इनका मुख्य कार्य क्या है। देखिए, न्यूरॉन का सबसे प्रमुख कार्य है मैसेज को ट्रांसमिट करना, सूचनाओं को प्रेषित करना, सूचना प्रेषण, मैसेज ट्रांसमिशन, मैसेज ट्रांसमिशन। न्यूरॉन का या नर्व सेल का प्रमुख कार्य क्या होता है, सूचना प्रेषण, सूचनाओं को भेजना या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, मैसेज को ट्रांसमिट करना। ठीक है, अब ये मैसेज का ट्रांसमिशन कैसे होता है न्यूरॉन के अंदर, इसको हम देखते हैं। देखिए किस तरह से होता है, आइए देखते हैं। देखिए, हमने बताया था कि जो न्यूरॉन होता है या नर्व सेल जो होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, इनके अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिनको हम बोलते हैं द्रुमिका या डेंड्राइट्स, या डेंड्राइट्स, DENDRITES, डेंड्राइट्स, द्रुमिका या डेंड्राइट्स। ठीक है, ये द्रुमिका या डेंड्राइट्स जो होते हैं, इनके आसपास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ग्राही होते हैं, ग्राही। मान लीजिए ये तंत्रिका हमारे नाक में है या आंख में, कहीं पर भी, अगर ये नाक में है तो नाक में रिसेप्टर्स होंगे, तंत्रिकाओं के आसपास ग्राही पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनके अंदर। तो हमारा सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा हो गया, त्वचा। त्वचा हमारे पूरे शरीर में होती है, तो जहाँ जहाँ पे भी तंत्रिकाएं हैं वहाँ पे उस तंत्रिकाओं के अंदर डेंड्राइट्स हैं, और उन डेंड्राइट्स के आसपास क्या है, ग्राही हैं, ग्राही, रिसेप्टर्स, ग्राही या रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये ग्राही या रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को पिक करते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। ठीक है, नाम ही ग्राही है, यानी ग्रहण करने वाला, रिसेप्टर्स रिसीव करने वाला। ठीक है, तो सूचनाओं को ग्रहण करते हैं।
तो जब भी ये रिसेप्टर्स या ग्राही किसी सूचना को ग्रहण करते हैं तो एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। अलग अलग प्रकार की सूचनाओं के लिए इन रिसेप्टर्स में, इन ग्राहियों के अंदर अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, जितने भी प्रकार की सूचनाएं हैं, अलग अलग प्रकार की जब सूचना लेते हैं ये, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ग्राही जो होते हैं, इनके अंदर एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। और इस विशेष प्रकार की केमिकल रिएक्शन के कारण, रिसेप्टर में या ग्राही में होने वाली विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, इनके जो ये द्रुमिकाएं होती हैं, इनके जो डेंड्राइट्स होते हैं, इन डेंड्राइट्स के अंदर, इन द्रुमिकाओं के अंदर, इन तंतुओं के अंदर क्या होता है, एक विद्युत आवेग पैदा होता है। क्या पैदा होता है? विद्युत आवेग, विद्युत आवेग, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स या विद्युत आवेग पैदा होता है। बात समझ में आई? पहली बात तो हमारी ये है कि जब भी वातावरण में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है, कोई भी प्रकार का परिवर्तन आता है, तो हमारे जो ये ग्राही होते हैं, रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये उन सूचनाओं को पिक करते हैं या ग्रहण करते हैं। और जब ये रिसेप्टर्स या ग्राही किसी सूचना को ग्रहण करते हैं तो इनके अंदर एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ग्राही के अंदर, रिसेप्टर्स के अंदर विशेष प्रकार की केमिकल रिएक्शन होने के कारण, रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण, ये जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर जो डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स होते हैं, उनके अंदर एक विद्युत आवेग पैदा होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होता है द्रुमिकाओं के अंदर, यानी डेंड्राइट्स के अंदर, ये क्या करता है, ये सेल बॉडी से, यानी कोशिका काय से होता हुआ और एक्सॉन से होता हुआ, यानी तंत्रिकाक्ष से होता हुआ, कोशिका काय, सेल बॉडी, और एक्सॉन यानी तंत्रिकाक्ष, इससे होता हुआ एक्सॉन एंडिंग पर पहुंच जाता है। ये जो एक्सॉन एंडिंग है, यहां पर पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है बात? एक्सॉन एंडिंग पर है बात समझ? तंत्रिकाक्ष का जो अंतिम सिरा है वहां पर पहुंच जाता है, एक्सॉन एंडिंग पर पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, पहुंचने के बाद में, एक्सॉन एंडिंग के बाद में क्या होता है, दूसरा एक्सॉन एंडिंग क्या है, एक न्यूरॉन का अंतिम सिरा, उसके बाद में दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है। तो दूसरे न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स हैं या द्रुमिकाएं हैं, वो उसके पास में रहती हैं। ठीक है, यहां पर एक खास बात ध्यान रखनी है कि जब दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है तो उसके जो डेंड्राइट्स हैं, उसकी जो द्रुमिकाएं हैं, वो एक्सॉन एंडिंग से, यानी तंत्रिकाक्ष का जो अंतिम सिरा है, उससे टच नहीं करती। उनके बीच में एक विशेष प्रकार का गैप होता है, उनमें एक रिक्त स्थान होता है, गैप होता है, गैप होता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये जो ग्राह्य के अंदर, रिसेप्टर के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुई थी, रासायनिक अभिक्रिया हुई थी, उसके कारण पहले वाला जो हमारा न्यूरॉन था, उसकी जो द्रुमिकाएं थी, उसकी जो डेंड्राइट्स थे, उनके अंदर विद्युत आवेग पैदा हुआ, इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा हुआ, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स या विद्युत आवेग सेल बॉडी यानी कोशिकाएं और एक्सॉन यानी तंत्रिकाक्ष, इससे होता हुआ एक्सॉन एंडिंग पर पहुंच जाता है, तंत्रिकाक्ष के अंतिम छोर पे पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद में
अगला जो ये हमारा न्यूरॉन है, उसकी जो द्रुमिकाएं हैं, उसकी जो डेंड्राइट्स हैं, उनमें और एक्सॉन एंडिंग में थोड़ा सा गैप होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स, विद्युत आवेग पहले न्यूरॉन के अंतिम सिरे पर पहुंचा है, एक्सॉन एंडिंग पर पहुंचा है, वो दूसरे न्यूरॉन के अंदर कैसे पहुंचे? क्योंकि यहां तो गैप आ गया है, बीच में गैप आ गया। तो यहां पर एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया होती है। क्या होता है, देखिए यहां पे एक चित्र दिया गया है दूसरा, और यहां हम आपको बता दें कि एक्सॉन एंडिंग में और दूसरा जो न्यूरॉन है, उसके जो डेंड्रॉइड्स हैं, उसके जो द्रुमिकाएं हैं, उनके बीच में जो गैप होता है, उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है, उसको बोलते हैं सिनैप्स। सिनैप्स, SYNAPS, सिनैप्स। ठीक है। ये जो सिनैप्स है, ये जो गैप है, यहां पर एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया होती है। क्या होता है, देखिए जो एक्सॉन एंडिंग है, इसमें एक विशेष प्रकार का रसायन पैदा होता है इसके द्वारा, एक्सॉन एंडिंग के द्वारा। और वो रसायन क्या होता है, इस गैप में, जो ये गैप आ रहा था बीच में, इसमें एक्सॉन एंडिंग के, तंत्रिकाक्ष के एंडिंग के, और जो दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट था, उसके बीच में जो ये गैप आ रहा था, वहां पर एक रसायन पैदा होता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स था, विद्युत आवेग था, वो इस रसायन के माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाता है। यानी ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स था, यहाँ पे जो रसायन बना, इस रसायन के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में पहुंच गया, और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कोशिका का, यानी उसकी सेल बॉडी से होते हुए, उसके एक्सॉन यानी तंत्रिकाक्ष से होते हुए वापस से कहां पहुंच गया, एक्सॉन एंडिंग पर, तंत्रिकाक्ष के अंतिम छोर पर। इससे वो तीसरे न्यूरॉन में चला जाएगा, फिर चौथे में चला जाएगा, फिर पांचवें में चला जाएगा। इस प्रकार पूरी चेन के अंदर जो है ये विद्युत आवेग या इलेक्ट्रिकल इंपल्स चला जाता है। और हम जानते हैं कि जितनी भी नर्व्स हैं, ये क्या है, न्यूरॉन की बनी हुई है। तो यानी नर्व्स के माध्यम से ये जो विद्युत आवेग है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई कि न्यूरॉन की कार्य प्रणाली क्या है? देखिए, न्यूरॉन की कार्य प्रणाली में समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, खासतौर पे त्वचा, उसके अंदर सभी में पाए जाते हैं, वैसे उसके अंदर ग्राही पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और ये ग्राही क्या करते हैं, वातावरण में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, उसकी सूचनाओं को ग्रहण कर लेते हैं। और जब ये ग्राही या रिसेप्टर किसी सूचना को ग्रहण करते हैं, तो वो एक विशेष प्रकार की केमिकल रिएक्शन करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। रिसेप्टर्स या ग्राहियों की इस विशेष रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो न्यूरॉन होते हैं, उसके जो डेंड्राइट्स होते हैं, ध्रुमिकाएं जो उसकी होती हैं, उनके अंदर एक विशेष प्रकार का विद्युत आवेग, इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, ये कोशिका काय यानी कोशिका बॉडी, सेल बॉडी, इससे होता हुआ, एक्सॉन से होता हुआ, एक्सॉन यानी तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष से होता हुआ एक्सॉन एंडिंग तक पहुंच जाता है, तंत्रिकाक्ष के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। उसके बाद में अगले न्यूरॉन में जाने के लिए तंत्रिकाक्ष के जो सिरे होते हैं, एक्सॉन एंडिंग के जो सिरे होते हैं, वहां पर एक रसायन बनता है, एक केमिकल बनता है, जो कि रिक्त स्थान को भर देता है। और
इस केमिकल के थ्रू ये जो विद्युत आवेग था, इलेक्ट्रिकल इंपल्स था, ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में ट्रांसफर हो जाता है, यानी दूसरा जो न्यूरॉन है उसकी ध्रुविकाओं के अंदर चला जाता है और फिर से वो कोशिका काय से होते हुए एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन एंडिंग तंत्रिकाक्ष के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जो है ये विद्युत आवेग इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल करता है, गति करता है। ठीक, अब हम बात करेंगे न्यूरॉन्स के प्रकार पर, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन को हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल। तो तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल या न्यूरॉन जो हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मुख्यतः 3 प्रकार के न्यूरॉन पाए जाते हैं। नंबर 1, इसको हम बोलते हैं सेंसरी, हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। अगर स्पेलिंग लिखें तो ये हो जाएगा SENSORY, सेंसरी न्यूरॉन, NEURON, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को हम यूनिपोलर न्यूरॉन भी बोलते हैं, यूनिपोलर, ठीक है। तो पहला न्यूरॉन कैसा हुआ? सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। दूसरा जो न्यूरॉन है उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, स्पेलिंग लिखे तो MOTOR, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और तीसरे प्रकार के जो न्यूरॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, इसको अंग्रेजी में लिखें तो RELAY, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन को हम इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन, INTER, इंटर न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन को हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के न्यूरॉन हुए। पहला प्रकार है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा प्रकार है मोटर न्यूरॉन और तीसरा प्रकार है रिले न्यूरॉन, ठीक। अब ये तीनों प्रकार के न्यूरॉन क्या क्या करते हैं? देखिए, पहला, न्यूरॉन का काम होता है सूचनाओं को लेकर के जाना, सूचनाओं को ट्रांसमिट करना। न्यूरॉन्स का काम तो हम जानते ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सूचना है, उसको ट्रांसमिट करना, ये न्यूरॉन का काम होता है। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करते हैं? देखिए, सेंसरी न्यूरॉन करते हैं कि बॉडी पार्ट से, शरीर के किसी भी भाग से, और ये मेरु रज्जु के माध्यम से, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? जो भी सेंस है, जो भी संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को बॉडी पार्ट से, शरीर के विभिन्न भागों से, बीपी यानी बॉडी पार्ट से, और कहां पहुंचाना? पहले तो पहुंचाएगा मेरु रज्जु को, स्पाइनल कॉर्ड को, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद होती है, और इस मेरु रज्जु के माध्यम से मस्तिष्क को पहुंचाना, ब्रेन को पहुंचाना।
तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, सूचनाओं को बॉडी पार्ट से और ब्रेन को पहुंचा, ठीक, ब्रेन। ये तो होगा सेंसरी न्यूरॉन, है बस समझ। बॉडी पार्ट से अगर ब्रेन तक सूचना जा रही है तो वो किसके थ्रू जाएगी, वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, सूचनाओं को मस्तिष्क से यानी दिमाग से, ब्रेन से, और कहां लेके आते हैं, बॉडी पार्ट, ठीक है। यानी अगर दिमाग से, मस्तिष्क से, ब्रेन से कोई सूचना हमारे बॉडी पार्ट को आ रही है तो वो कौन से न्यूरॉन के थ्रू आएगी, वो आएगी मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, दिमाग से सूचनाओं को स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु की सहायता से और कहां तक लाते हैं, बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। यानी इसको हम वैसे कह सकते हैं, ब्रेन को और मेरुरज्जु को, मस्तिष्क को और मेरुरज्जु को, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को मिलाकर के अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम माने तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनका काम होता है सूचनाओं को बॉडी पार्ट्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना, और मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है सूचनाओं को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और कहां पहुंचाना, शरीर के विभिन्न भागों तक, बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। अब तीसरे प्रकार के जो न्यूरॉन हैं ये क्या करते हैं, तीसरे प्रकार के जो न्यूरॉन थे, जो रिले न्यूरॉन थे, ये कहां पाए जाते हैं, ये हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में, और हमारा जो मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, उसके अंदर ये रिले न्यूरॉन पाए जाते हैं। और रिले न्यूरॉनों का जो काम होता है वो, उनका काम भी मैसेज को ट्रांसमिट करना ही है, लेकिन रिले न्यूरॉन जो है मैसेज को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के भीतर, अंदर की तरफ, भाई ब्रेन तक तो पहुंच गया, ब्रेन के अंदर भी तो सूचनाएं जाती होंगी, ठीक है। तो रिले न्यूरॉन क्या करते हैं, रिले न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु और हमारा जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, उसके भीतर, अंदर की साइड में, उसके भीतर अंदर की तरफ, इन साइड में सूचनाओं को ट्रांसमिट करते, ठीक है। यानी तीन प्रकार के हमने न्यूरॉन्स पढ़ लिए। पहला न्यूरॉन हमने बताया सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, सूचनाओं को बॉडी पार्ट से यानी शरीर के विभिन्न अंगों से और कहां ले जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है इसमें दोनों चीजें आ गई, हमारा मेरुरज्जु आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गई, और हमारा ब्रेन आ गया, मस्तिष्क आ गया। तो सूचनाओं को शरीर के विभिन्न भागों से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना, ये सेंसरी न्यूरॉन का काम। दूसरा था मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सूचनाएं लेकर के और उन सूचनाओं को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। तीसरे प्रकार का जो न्यूरॉन था वो था रिले न्यूरॉन, जिसको हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। ये रिले न्यूरॉन क्या करता है, ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और हमारी मेरुरज्जु, इसके भीतर अंदर की तरफ मैसेज को ट्रांसमिट करता है, सूचनाओं को भेजता है, ट्रांसमिट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाता है, ठीक है। आई बात समझ। न्यूरॉन्स के प्रकार के बाद में अब हम बात करेंगे तंत्रिकाओं के प्रकार पर, यानी नर्व्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ नर्व्स। तंत्रिकाएं कितने प्रकार की, इस बात पर देखिए। हम जानते हैं कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है
पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम जो है, पीएनएस जो है, उसका सबसे प्रमुख भाग क्या है? तंत्रिकाएं। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या चीज आती है? तंत्रिकाएं आती हैं, नर्व्स आती हैं। ये नर्व्स 3 प्रकार की होती हैं। यदि हम प्रकार की बात करें तो तंत्रिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, नर्व्स 3 प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार की, जिसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व्स। दूसरे प्रकार की अगर बात करें तो दूसरे प्रकार में आता है स्पाइनल स्पाइनल नर्व्स या स्पाइनल तंत्रिकाएं। स्पाइनल को हिंदी में हम बोल सकते हैं मेरुदंडीय, स्पाइनल या मेरुदंडीय। स्पाइनल बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तीसरे प्रकार की जो नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं, उनको हम बोलते हैं विसिरल नर्व, विसिरल नर्व्स या विसिरल तंत्रिकाएं, विसिरल तंत्रिकाएं, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि तंत्रिकाएं जो हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र की प्रमुख भाग हैं, और तंत्रिकाएं जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली क्रेनियल तंत्रिका, दूसरी स्पाइनल तंत्रिका, तीसरी विसिरल तंत्रिका। अब हम एक एक करके इन तीनों प्रकार की तंत्रिकाओं की थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनियल तंत्रिकाओं। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स कहाँ पाई जाती है? देखिए, यहाँ पे ध्यान इतनी सी बात रखनी है हमें कि जो क्रेनियल तंत्रिकाएं हैं, क्रेनियल नर्व्स जो हैं, वो हमारे मस्तिष्क में यानी ब्रेन में, कहाँ पर? ब्रेन में, और हमारे चेहरे के विभिन्न हिस्सों पे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? ब्रेन और चेहरे के विभिन्न भागों तक जाती है। क्रेनियल तंत्रिकाएं जो होती हैं, क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? ब्रेन और हमारे चेहरे के विभिन्न हिस्सों, ठीक है। यदि हम बात करें स्पाइनल नर्व्स की या मेरुदंडीय तंत्रिकाओं की, तो स्पाइनल नर्व्स और मेरुदंडीय तंत्रिकाएं जो हैं, ये कहाँ कहाँ से जाती है? देखो, मेरुदंड, मेरुदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी, स्पाइनल। अब स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो मेरुदंडीय तंत्रिकाएं जो हैं या स्पाइनल नर्व जो हैं, ये मेरुदंड से, स्पाइनल कॉर्ड से और शरीर के विभिन्न भागों में जाती है। कहाँ जाती हैं? मेरुदंड से शरीर के विभिन्न भागों में। ये ब्रेन में नहीं जाती हैं। मेरुदंडीय तंत्रिकाएं जो हैं, स्पाइनल नर्व्स जो हैं, ये ब्रेन में नहीं जाती हैं। ब्रेन के अंदर तो कौन सी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल तंत्रिकाएं। जबकि मेरुदंडीय या स्पाइनल नर्व्स जो हैं, तंत्रिकाएं जो हैं, वो कहाँ जाती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से, मेरुरज्जु से। स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु से, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड से, और बॉडी पार्ट्स की तरफ जाती है। जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, उनमें जाती है, ठीक है। अब मैसेज का ट्रांसफर कैसे होता है? कोई भी मैसेज आया हमारे शरीर के किसी हिस्से से, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जितनी भी प्रकार की तंत्रिकाएं हैं, चाहे बात हो क्रेनियल नर्व्स की जो हमारे मस्तिष्क में और चेहरे के हिस्सों में पाई जाती हैं, चाहे बात हो स्पाइनल नर्व्स की जो स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी पार्ट्स के बीच में पाई जाती हैं, और चाहे बात हो विसिरल नर्व्स की, ये सभी नर्व्स जो हैं, ये 2 प्रकार के न्यूरॉनों की बनी हुई होती है। कौन कौन से? सेंसरी और मोटर। कौन कौन से न्यूरॉन्स की बनी होती है?
सेंसरी और मोटर। हम जानते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, सूचनाओं को बॉडी पार्ट से और पहले स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु की ओर ले जाते हैं और फिर वहां से मस्तिष्क की ओर ले जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मस्तिष्क से सूचनाएं लाते हैं पहले मेरुरज्जु को, और मेरुरज्जु से सूचनाएं लेकर के और बॉडी पार्ट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो ये जितनी प्रकार की तंत्रिकाएं हैं इसमें सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ताकि सूचनाओं को लाया भी जा सके और वापस मस्तिष्क से ले जाया भी जा सके। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी स्पाइनल नर्व्स की यानी मेरुदंडीय तंत्रिकाओं की। ठीक है। अब बात करते हैं हम विसिरल नर्व्स की, या इसको हम कह सकते हैं आंतरिक तंत्रिकाएं। विसिरल जो तंत्रिकाएं हैं, विसिरल जो तंत्रिकाएं हैं वो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होती है, मस्तिष्क से या मेरुरज्जु से शुरू होती है। कहां से, या तो हमारे मस्तिष्क से, दिमाग से, ब्रेन से, या मेरुरज्जु से। मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड, यहां से शुरू होती हैं और हमारे आंतरिक भागों में जाती है, और हमारे शरीर के आंतरिक जो अंग हैं, आंतरिक जो पार्ट्स हैं उनके अंदर जाती है। आंतरिक पार्ट्स कौन कौन से, जैसे हमारा ये हार्ट हो गया, हमारे फेफड़े हो गए, लंग्स हो गए। ठीक है। हमारा जो स्टमक है, आमाशय है या पेट है, उसमें जाते हैं, आमाशय के अंदर जाते हैं। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में जाते हैं, छोटी आंत में जाते हैं। तो हमारे जितने भी आंतरिक अंग हैं उन आंतरिक अंगों के अंदर ये विसिरल नर्व्स पाई जाती हैं, और ये विसिरल नर्व्स हमारे दिमाग से यानी ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु से शुरू होती। ठीक है। विसिरल नर्व्स क्या, नर्व्स कौन सी हैं, विसिरल तंत्रिकाएं कौन सी हैं, वे तंत्रिकाएं जो हमारे मस्तिष्क से यानी ब्रेन से या मेरुरज्जु से स्पाइनल कॉर्ड से प्रारंभ होती हैं और हमारे शरीर के आंतरिक भागों जैसे हृदय, हार्ट, लंग्स यानी फेफड़े, इन तक जाती है, किडनी तक जाती है, किडनी भी इसी में आ गया। ठीक है। तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। कौन कौन से प्रकार बताए हमने बताया, एक तो क्रेनियल नर्व्स जो हमारे मस्तिष्क में और हमारे चेहरे के हिस्सों में पाई जाती हैं। दूसरी बताई हमने स्पाइनल नर्व्स जो कि हमारी मेरुरज्जु से शुरू होती हैं और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जाती हैं। और तीसरा हमने बताया विसिरल नर्व्स जो हमारे मस्तिष्क से, ब्रेन से या मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होती हैं और हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में जाती हैं, यानी हार्ट में और लंग्स में और किडनी में, इस तरह से जो आंतरिक अंग हैं उनके अंदर जाती हैं। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें, वो ये कि ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं और जो स्पाइनल नर्व्स हैं, इनका संबंध हमारे सेंस ऑर्गन से और मसल से रहता है। यानी ये नर्व्स कहाँ जाती हैं, ब्रेन से आती हैं और हमारे या तो सेंस ऑर्गन्स में जाती हैं या मसल्स के अंदर जाती हैं। ठीक है। तीनों प्रकार की तंत्रिकाएं ध्यान रहेंगी। ठीक है।